स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है उनके द्वारा पार्लियामेंट के वहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि वेस्ट एशिया में जिस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, किसी भी तरीके से हमारी कंट्री का जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उसको लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट है वो नहीं करता है। एलपीजी के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि एलपीजी के जो सिलेंडर्स हैं उनका कंटिन्यूस सप्लाई हो सके, किसी भी तरीके से उनका होर्डिंग है वो ना किया जाए, उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस हैं वो लिए हैं। प्रेजेंट समय के अंदर में अगर हम हमारे कंट्री का जो गैस का इंपोर्ट के बारे में रीड करें तो 60% के आसपास जो गैस है जिसको कि हम अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट है वो किया करते हैं। तो आउट ऑफ द 60% के अंदर में आप देखिए कि जो 90% गैस का जो इम्पोर्ट है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज के वहाँ से हुआ करता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो एरिया है वहाँ से ये जो 90% गैस का जो इम्पोर्ट है वो पास किया करता है। और प्रेजेंट समय में आप देखिए कि ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसी को क्लोज किया गया है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हुआ है। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को किस तरीके से डील किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई किया गया। कुछ अदर कंट्रीज से हम गैस का जो इंपोर्ट है उसको कैरी आउट करेंगे, जिसमें यूएस भी है, अल्जीरिया भी है, कनाडा भी है, रसिया भी है। तो इन कंट्रीज से हम हमारा जो गैस का जो इंपोर्ट है उसको कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के ही रिगार्डिंग में जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 कंट्रीज हैं उन्होंने एक रिजोल्यूशन को प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज के अलावा जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो भी उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग में है कि जो वेस्ट एशिया के अंदर में जो सिविलियन पर्सन है उनको यहाँ पे टारगेट है वो ना किया जाए ईरान के द्वारा। जिस तरीके से ईरान ने अदर कंट्रीज के ऊपर में अटैक किया है जिसमें सिविलियन पर्सन्स का कैजुअलिटी हुआ है, तो सिविलियन पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएनएससी के वहाँ पे ये रिजोल्यूशन था, जिसको इंडिया भी है जो को स्पॉन्सर है वो करता है। अब स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको जानकारी होना चाहिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1981 के समय में सेटअप होता है। 6 जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जो वेस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, वो इसको सेटअप करते हैं, जिसमें आप देखिए कि कंट्रीज के नाम आप याद रख सकते हो। सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा आप देखिए कि कतर है, कतर जहाँ से हमारा गैस का जो सप्लाई है वो लार्जर वे के अंदर में हुआ करता है। कतर के अलावा स्टूडेंट्स ओमान है, ओमान जिसके साथ में अभी हमने जो 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 ट्रेड डील है जिसको कि साइन किया है। फिर ओमान के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बहरीन है यहाँ पे, और बहरीन के अलावा आप देखिए कि कुवैत है, बहरीन है और कुवैत है। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद के अंदर में सिचुएटेड है। रियाद के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो सऊदी अरेबिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसको कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के नाम से जाना करते हैं। और ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में कहाँ पे है? जेद्दा नाम का एक सिटी है, जेद्दा नाम का एक सिटी है जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है, बट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज के साथ में हमारे क्लोज रिलेशन है। जैसे कि हम एक डील भी साइन कर सकते हैं आने वाले समय में। हमारे काफ़ी सारे जो सिविलियन पर्सन हैं जो वेस्ट एशिया में जाया करते हैं, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज में उनका लार्जर वे के अंदर में प्रेजेंस है। और लार्जर वे में उनका प्रेजेंस है, वहाँ पे वर्क के लिए अगर उनका मूवमेंट हुआ है तो आप देखिए कि वो रेमिटेंस के अंदर में भी पैसा है वो भेजा करते हैं इंडिया को। और उसके ही रिगार्डिंग में ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी आज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के बारे में है, ईरान ने डिस्कशन के रिगार्डिंग में कहा कि वॉर का जो सिचुएशन है उसको अगर डील करना है तो कुछ कंडीशंस बताए गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा। कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, अगर इसको फुलफिल किया जाएगा तो उनके द्वारा बेसिकली ये जो वॉर सिचुएशन है उसको रोक दिया जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में अभी आप देखिए कि किसी भी तरीके से जो डिसीजन है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी एक न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, क्या इंडिया के जो जो यहाँ पे कार्गो शिप्स हैं जो पास हो सकेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ से। आप देखिए एक तो हमारा जो नेवल फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट हुआ है उस एरिया के अंदर में, स्पेशली जो गल्फ ऑफ ओमान का एरिया है, जिससे कि इंडियन कार्गो है इसको सेफ एंड सिक्योर वे के अंदर में लाया जा सके। स्टूडेंट जब होतीज ने 2023-24 के समय में जब होतीज के द्वारा भी अटैक किया गया था रेड सी के एरिया के अंदर में,
तो हमारी नेवल फ़ोर्स ने ऑपरेशन संकल्प उसको लॉन्च किया था। ऑपरेशन संकल्प के थ्रू क्या कैरी आउट हुआ, हमारा जो कार्गो है उसको सेफ वे के अंदर में इंडिया को लाया गया था ऑपरेशन संकल्प के थ्रू। तो उसी काइंड का एक ऑपरेशन अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ था नेवल फ़ोर्स के द्वारा सेफ वे के अंदर में इंडिया का जो ट्रेड है वो यहाँ से हो सके और कंटिन्यूअस सप्लाई है वो यहाँ पे रहे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो इंडिया ने भी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने कार्गो के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया है, बट वो कंप्लीटली प्रीमेच्योर का स्टेज के अंदर में है, कंप्लीटली प्रीमेच्योर स्टेज के अंदर में है वो डिस्कशन। अभी उसके बारे में जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा अभी उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो सिचुएशन हुआ है वेस्ट एशिया का, तो इसकी वजह से हमारे कुछ नाइबर कंट्री जैसे कि हमने बांग्लादेश को जो फ्यूल का जो सप्लाई कैरी आउट किया, उसी तरीके से श्रीलंका है, श्रीलंका के अलावा मालदीव है, उनके द्वारा भी डिमांड किया गया है कि इंडिया उनको भी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करे इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर में। तो ये हमारा जो नाइबरहुड फर्स्ट का जो पॉलिसी है उसको भी शो करता है कि हम हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया करते हैं साउथ एशिया के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर का सिचुएशन के बारे में है, वहाँ पे कुछ जो बॉडीज़ हैं वो मिली हैं, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर है वो 6 शेड्यूल का पार्ट है क्या स्टूडेंट? तो 6 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है, मणिपुर 6 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। क्या कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोविज़न है जो मणिपुर के लिए एग्ज़िस्ट करते हैं? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कि आर्टिकल जो 371 है, क्या 371 के कुछ क्लॉजेज हैं जैसे कि आर्टिकल 371 ए, बी, सी इस तरीके से हैं। तो उसमें से कोई ऐसा जो प्रोविज़न है जो मणिपुर के रिगार्डिंग में एग्ज़िस्ट करता है क्या? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दिल्ली का जो साउथ वेस्ट का पार्ट है, वहाँ पे एक स्लम एरिया के अंदर में बेसिकली फायर का इंसिडेंट हुआ। तो जब भी आप देखिए कि समर का अराइवल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस समय ये जो जो इस तरीके से जो स्लम एरियाज़ हैं, कोई भी यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो आप देखिए कि वल्नरेबल सिचुएशन में हुआ करती हैं, कि किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी अदर रीज़न की वजह से वहाँ पे फायर का जो इंसिडेंट है, वो हो सकता है। इसी इसी दौरान में आपको फॉरेस्ट एरिया के अंदर में भी जो फायर है वो मिला करती है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर में भी फायर का सिचुएशन मिला करता है। उसके बिहाइंड में रीज़न क्या है? एक तो टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ-साथ इस दौरान में जो विंड्स हैं उनका उनका एक स्पीड वे के थ्रू आप देखिए कि ब्लो करना, जिसको कि हम लू एंड अदर जो नेम्स है उसकी वजह से जाना करते हैं। और आप देखिए कि जो पेड़ हैं वो भी अपना एक ड्राई कंडीशन में होते हैं समर के दौरान में, तो उनका उनका इस तरीके से कंडीशंस बनती हैं, टेम्परेचर राइज़ करता है, विंड का यहाँ पे फ्लो है, तो कहीं पे भी जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो फॉरेस्ट एरिया में जो फायर है उसको वो क्रिएट किया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेसिडेंट का वेस्ट बंगाल के वहाँ पे विजिट था, तो उस दौरान में जो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को रिसीव नहीं किया गया था। जो भी प्रोटोकॉल हुआ करते हैं कि क्या तो किसी मिनिस्टर का प्रेजेंस होना चाहिए या चीफ मिनिस्टर का प्रेजेंस होना चाहिए प्रेसिडेंट का जब विजिट हो, तो उनके द्वारा उनको रिसीव नहीं किया गया था, जिसको कि प्रेसिडेंट ने भी एक जो अनप्रेसिडेंट इवेंट है या जो सिक्योरिटी के जिस तरीके से अरेंजमेंट थे, उसके रिगार्डिंग में अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शो किया था। अब आप देखिए कि उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो मिलना चाहते थे, तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीएट के द्वारा उनका जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया गया है। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन के अंदर में एक ब्लू बुक हुआ करती है, और वो जो ब्लू बुक है जिसके अंदर में यहाँ पे जो प्रोटोकॉल का जो सिस्टम है उसके बारे में मेंशन है कि जब भी प्रेसिडेंट का विजिट हो तो उनका सिक्योरिटी किस तरीके से कैरी आउट होगा, किन पर्सन्स के द्वारा उनको रिसीव किया जाएगा, किनका प्रेजेंस होना है वो ज़रूरी है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन उस ब्लू बुक के अंदर में है। फिर स्टूडेंट्स उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्ट एशिया के लिए गए हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, बेटर लाइवलीहुड के लिए। और वहाँ पे ये जो इस तरीके का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से उड़ीसा के लोगों को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उनका जो फैमिली मेंबर है वो वेस्ट एशिया में उनका प्रेजेंस है। और आप देखिए कि यूएनएससी के वहाँ पे जो रिज़ॉल्यूशन आया जिसको भी इंडिया ने को-स्पॉन्सर किया है कि हमारे जो सिविलियन पर्सन्स का वहाँ पे जो प्रेज़ेंस है, तो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट है वो ना किया जाए ईरान के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक्स के रिगार्डिंग में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, तो उसके बारे में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आर्टिकल 51 ए के अंडर में जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इसमें एक ड्यूटी ये है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। साइंटिफिक टेम्पर आप देखिए कि वो
डिस्कशन के थ्रू भी हो सकता है, वो यहाँ पे रीडिंग जो मटेरियल है उसके थ्रू भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग में यही डिस्कशन है कि उन सब जो अदर एरियाज़ हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है ग्रेटर वे के अंदर में जो साइंटिफिक जो माइंडसेट है उसको डेवलप करने के लिए उन एरियाज़ को भी यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर में इंक्लूड किया जाए। एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में इंक्लूड कर दिया गया था। और ये वन ऑफ द आप देखिए कि आप इसका नेगेटिव पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे जो डिसीजंस हैं बोथ एरियाज़ के रिगार्डिंग में लिए जाते हैं और कभी आपको जो क्लियर जो डिसीजन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में हुआ करती हैं वो अपना आइडियोलॉजी है उनका टेक्स्ट बुक के अंदर में जो चैप्टर्स हैं उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, प्रॉपर एक कमेटी होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। जीएस पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में या टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग में जो चेंजेज होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी अपना आइडियोलॉजी को इंक्लूड करते हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इम्पैक्ट ये करेगा कि बेसिकली आप देखिए कि जो जो एजुकेशन का जो कलराइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे एक न्यूट्रल वे के अंदर में होना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड हैं वो कर सकते हो। वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में है। आप देखिए कि जब हम जेंडर गैप इंडेक्स को रीड करते हैं, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो रिलीज़ किया करता है, तो उस दौरान में वहाँ पे उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक पैरामीटर ये है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर में हमारे यहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका सबसे बेटर रैंकिंग आपको मिलेगा। उन 4 पैरामीटर्स में जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, उसमें बेटर रैंकिंग है वो हुआ करती है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अलावा अर्बन लोकल बॉडीज है, उसमें आप देखिए कि वुमेन्स को रिजर्वेशन है। तो वो नेम के लिए ही यहाँ पे वुमेन्स का एंट्री होता हो बट आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो मिलता है। कुछ कुछ हमारे यहाँ पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव वर्क किया है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में एक रोल प्ले करता है। बट अगर हम बात करें हायर हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या आप देखिए कि अगर हम जुडिशियल सेक्टर में भी रीड करें, तो जुडिशियल सेक्टर के अंदर में भी हमारे यहाँ पे वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वुमेन जजेज़ हैं, उनका संख्या काफ़ी कम है। क्या यहाँ पे मेजर रीज़न हो सकते हैं, गवर्नमेंट इनको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो गवर्नमेंट एक तो वुमेन रिजर्वेशन का जो एक्ट है वो लाया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनकी नंबर ऑफ सीट्स है उनको फिक्स किया जाएगा, जिससे कि आप देखिए कि बेटर पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल स्फीयर में हो सके। स्पीकर ने फिर से अपना जो पोस्ट है उनको सिक्योर किया है, तो उनका स्टेटमेंट है, यहाँ पे हाउस जो है वो रूल्स के थ्रू वर्क करेगा, हाउस जो है वो रूल्स के थ्रू वर्क करेगा। हर एक पर्सन को यहाँ पे कंप्लीटली परमिशन है स्पीक करने का बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको रिमूवल के लिए जो रिजोल्यूशन लाया गया था, जो कि वॉइस वोट के थ्रू जो डिफीट हुआ है, वॉइस वोट कॉन्सेप्ट के थ्रू उसका डिफीट है वो देखने के लिए मिला। स्पीकर का जो पोस्ट है वो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इवॉल्व होता है, जो कि 1921 के समय फर्स्ट जो पर्सन है जिनको कि वहाँ पे अपॉइंट किया गया था, फेडरिक वाइट नाम से एक ब्रिटिश पर्सन हुआ करते थे, जिनका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में अपॉइंटमेंट हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा है वो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे। तो 1925 के समय में विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो फर्स्ट इंडियन पर्सन बनते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए। अभी इनका जो सेंचुरी हुआ है, तो आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए विट्ठल भाई पटेल साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में। और हमारे यहाँ पे जो पर्सनल डाटा के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस लिए गए हैं डीपीडीपी एक्ट के अंदर में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे एग्जामिन है वो करेगा, तो उसके बारे में है, अभी डिसीजंस नहीं आया है। अब इसको एग्जामिन क्यों किया जाएगा कि हर एक इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन का पर्सनल है और उसको नहीं दिया जाता है, तो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है उसको ये किस तरीके से इम्पैक्ट है वो कर सकता है। जर्नलिज्म का जो सेक्टर है, राइटिंग का जो सेक्टर है, उसको ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो इन सभी को एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जो कि ओबीसी का जो सेक्शन है उसमें हुआ करता है, तो इसे क्रीमी लेयर सेक्शन के अंदर में बताया गया कि जो पेरेंट्स का इनकम है वही आप देखिए कि एनफ नहीं है, यहाँ पे कुछ अदर पैरामीटर्स है उनको भी इंक्लूड करने का ज़रूरत है। समय के साथ में जो रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में चेंजेज होने चाहिए, जिससे कि नए जो पैरामीटर्स हैं उसको हम डील कर सकें।
क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग में आर्टिकल जो 340 है उसके थ्रू आप देखिए कि जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिससे कि ओबीसी रिजर्वेशन को क्लासिफाई है वो किया जा सके। और इंडिया ने ट्रेड के रिगार्डिंग में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को यूज़ किया है, यूएस इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इंडिया और यूएस के जो यहाँ पे ट्रेड के रिगार्डिंग में डिसीजन है यूएस अथॉरिटीज़ का। जो हमारा सीपीआई है, सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 10 मंथ के अंदर में ये 3.2% है वो ऑब्ज़र्व हुआ, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स हैं वो लास्ट 10 मंथ के कंपैरिज़न के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया कि जो इराक एंड सीरिया का जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे ईरान के जो सपोर्टेड आप देखिए कि जो यहाँ पे फाइटर्स हैं, उनको एलिमिनेट किया गया है, इराक-सीरिया बॉर्डर के वहाँ पे। सीरिया जो है वो ईरान के साथ में एरिया नहीं शेयर करता है, इराक जो है वो ईरान के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। फिर आप देखिए कि मशीन का जो एरिया है यूएस के वहाँ पे वहाँ शूटिंग का जो इंसिडेंट आया था, तो एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। पैलेस्टाइन के बारे में न्यूज़ है, एक तो वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में न्यूज़ है कि इज़राइल ने यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर में जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स को जो अब्यूज़ करने वाले कुछ पर्सन जो सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर जो चार्जेज़ हैं, उनसे उनको रिमूव किया है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो सेटलर्स का सिचुएशन है कि वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हैं, उन्होंने पैलेस्टीनियन जो पर्सन है, वहाँ के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस पे किसी तरीके से अटैक है वो किया है, एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यूएस इंटेलिजेंस ने कहा कि अभी ईरान का जो सिचुएशन है वो इस तरीके से नहीं है कि वहाँ पे किसी तरीके से पॉलिटिकल पावर का कोलैप्स हो। तो आप देखिए कि जो वॉर का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो नहीं है। वो वॉर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान को किसी तरीके से कोलैप्स किया जा सके और वहाँ पे क्या तो उसके जो डिवाइड किया जा सके ईरान के अलग-अलग पार्ट्स को या वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर में डैमेज हो। बट जब से उनके सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हुआ है तो कंप्लीटली जो वहाँ का जो सिविलियन पर्सन है वो अपना जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए आप देखिए कि उनका कमिटमेंट है वो आपको मिलेगा। यूएस के जो प्रेसिडेंट है और ईरान के द्वारा एक दूसरे को वो जो थ्रेट है वो किया गया है, थ्रेट है वॉर सिचुएशन के बारे में एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हमने रीड किया जो कि जिससे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज़ न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।